क्या तुम उस काली बकरी के बारे में जानते हो जो इंसान का रूप ले सकती है? जब मैं छोटा था मेरे दादाजी उस काली बकरी को सर्कस से घर ले आए थे। सर्कस वाले उसे वापस लेने हमारे घर आ गए। उन्होंने कहा, भाई ये काली बकरी अपशकुनी है, इसे घर में नहीं रखा जा सकता। इसने हमारे दो पालने वालों की जान ले ली है, इसे मारना ही पड़ेगा। दादाजी ने चेहरा ढकते हुए गुस्से में कहा, ये हमारे घर की बकरी है, तुम्हारे सर्कस की नहीं, यहाँ से चले जाओ। दादाजी अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। सर्कस वाले लाचार होकर बोले, भाई क्या आपको सच में ठीक लग रहा है? हमें ये काली बकरी नहीं चाहिए, आप ही रख लो, लेकिन इसे हमारे सामने मारना होगा। हमें इसका मांस नहीं चाहिए, बस हमें अपनी आंखों से इसे मरते देखना है, तभी हमें चैन मिलेगा। जैसे ही सर्कस वालों ने ये कहा, काली बकरी ने सिर उठा लिया। उसकी आंखों में अजीब सी बुराई झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो हमारी बातें समझ रही हो। दादाजी बोले, ये हमारे घर की बकरी है, तुम इससे क्यों मारना चाहते हो? अगर ज्यादा बकवास की तो मैं पूरे गांव वालों को बुला लूंगा, उस वक्त तुम लोग यहां से जा नहीं पाओगे। सर्कस वाला बोला, भाई हम तो भलाई के लिए समझा रहे हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, बकरी आप ही रखिए। इतना कहकर सर्कस वाले चले गए। दादाजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वे गर्व से बोले, इन बाहरी लोगों से निपटने के लिए थोड़ा सख्त होना पड़ता है, अगर मैं नरमी से बात करता तो वे बकरी को ले जाते। ये काली बकरी कितनी बड़ी है, अरे बूढ़े चलो पहाड़ के पीछे से कुछ घास काट लाते हैं। इसे गधे की गाड़ी में लाद कर वापस ले आना। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। फिर मैं गधे की गाड़ी बाहर ले आया। छोटे भैंसे, इधर उधर मत भागना, घर पर मुर्गियों और भेड़ों को दाना डाल देना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है। दादाजी के जाने के बाद आंगन में सिर्फ मैं अकेला रह गया। तभी मुझे साफ साफ महसूस हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने नजर उठाकर देखा, काली बकरी मुझे घूर रही थी। अचानक वो खड़ी हो गई। उसके आगे के दोनों पैर बाड़े पर टिके हुए थे। उसका मुंह लगातार हिल रहा था। मैंने गांव के बूढ़ों से सुना था कि काली बकरी एक भावनाहीन जानवर होती है। अगर उसके सामने मेमने को भी मार दो तो भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, यहां तक कि भूखी होने पर भी वो आराम से खाना खाती रहती है। लेकिन ये काली बकरी मुझे घूर रही थी। मुझे बिना वजह डर लगने लगा। मुझे हमेशा लगता था कि ये बकरी बहुत समझदार है, जैसे इसके अपने विचार हों, जैसे ये सोच सकती हो। मैं तुरंत गोदाम की ओर भागा और घास निकाल लाया। बाड़े की बाकी भेड़ें घास देखकर उसके चारों ओर इकट्ठी हो गईं, लेकिन काली बकरी वहीं खड़ी रही। मैं उलझन में था ही कि अचानक काली बकरी बाड़े से कूदकर बाहर आ गई। मैं डर गया। मैं जल्दी से पूर्वी दरवाजे की तरफ भागा। जब मैं दरवाजे तक पहुंचा तो देखा काली बकरी वहीं खड़ी है। वो मेरे पीछे बिल्कुल नहीं आई। अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने किसी भेड़ के चेहरे पर मुस्कान देखी। एक पल के लिए मेरा सिर चकरा गया। अगले ही क्षण काली बकरी अचानक सीधी खड़ी हो गई और अपने पिछले दो पैरों पर धीरे धीरे गोदाम की ओर चलने लगी। वो बिल्कुल इंसानों की तरह चल रही थी। हमारे घर में 2-3 मुर्गियां थी। जब मैंने देखा कि काली बकरी गोदाम की ओर जा रही है तो मैं भी उसके पीछे पीछे गोदाम तक गया। तभी अचानक गोदाम के अंदर से भयानक कुकड़ाने की आवाज आई। मैं धीरे से पूर्वी दरवाजे से बाहर निकला और गोदाम की ओर झांक कर देखा। मैंने देखा काली बकरी मुर्गियों को खा रही थी। उसका मुंह लगातार चल रहा था। उसकी आंखों में जरा भी मासूमियत नहीं थी। मैं इतना डर गया कि मेरे पैरों में जान ही नहीं रही। मैं रेंगते हुए दाईं ओर खिसक गया। बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता रहा। मुझे डर था कि काली बकरी मेरे पीछे आ जाएगी। जब मैं गांव के दरवाजे तक पहुंचा तभी मैंने पिताजी को मछली वाली गाड़ी के साथ लौटते देखा। उस गाड़ी में हरी घास भरी हुई थी। अरे छोटे भैंसे, तू बाहर कैसे आ गया? मैंने राहत की सांस ली। पिताजी, हमारी काली बकरी बाहर निकल आई थी, उसने एक मुर्गी भी खा ली। पिताजी कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने जल्दी से मुझे गाड़ी पर बिठाया और घर की ओर चल पड़े। जब हम घर पहुंचे तो देखा कि काली बकरी बाड़े में घास खा रही थी। मैंने आंगन में मुर्गियों को ध्यान से गिना। पिताजी चुप रहे। बाबा, सच में एक मुर्गी कम है, छोटी पूंछ वाली मुर्गी गायब है। पिताजी फिर कुछ पल के लिए जड़ हो गए। उन्होंने बाड़े में खड़ी काली बकरी की ओर देखा। वो लगातार घास खाती रही, उसमें एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखा। काली बकरी ने ही मुर्गी खाई है, उसे गोदाम में खाया गया। काली बकरी इंसानों के पीछे पीछे चलती है और मुर्गियों को बहलाकर गोदाम तक ले जाती है। मैं सन्न रह गया। घास खाती हुई काली बकरी एक पल के लिए रुक गई, जैसे उसे मेरी बात समझ आ गई हो, लेकिन जल्द ही वो फिर से घास खाने लगी। अगर बकरी सच में मुर्गी खाती है तो उसे रखा नहीं जा सकता, उसे मारना ही पड़ेगा। क्यों? हमारे घर में बहुत मुर्गियां हैं। हर साल हमें किसी और से एक सांड बकरा उधार लेना पड़ता है और उसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। अच्छा सांड बकरा आसानी से नहीं मिलता। चाहे उसने मुर्गी खाई हो फिर भी उसे नहीं मारा जा सकता। अगर दिक्कत है तो उसे बांध दो और बाहर मत निकलने दो। पिताजी ने कुछ नहीं कहा। वे मुड़कर गोदाम में चले गए। मैं और माँ भी उनके पीछे पीछे गोदाम में गए, लेकिन गोदाम में कहीं भी खून नहीं था। जमीन पर सिर्फ मिट्टी थी। छोटे पानी भैंसे, ये क्या बात है? तुमने कहा था कि मुर्गी को काली बकरी ने खा लिया, तो जमीन पर खून क्यों नहीं है? मैंने घबराकर कहा, यहीं खाया था, यहाँ खून की धार बह रही थी। दादाजी, मैं सच कह रहा हूँ। छोटे पानी भैंसे, सच सच बता, मैं तुझे नहीं मारूंगा। मुर्गी कैसे मरी? उसे सच में काली बकरी ने खाया है। पिताजी और माँ ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी आंखों में देख, सच बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ध्यान नहीं रखा और मुर्गी भाग गई? सच बता। नहीं, मुर्गी सच में काली बकरी ने खाई है। पिताजी झुंझला गए। उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। छोटे पानी भैंसे, अब तू झूठ बोलना सीख गया है। जरूर तूने ध्यान नहीं रखा और मुर्गी को भागने दिया। बताओ, मुर्गी कहाँ भागी? सच बता। मुर्गी को काली बकरी ने खाया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, बस करो झगड़ा। चलो मुर्गी को ढूंढते हैं, शायद मिल जाए। घर की मुर्गियों पर नजर रखना, अगर एक भी कम हुई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर पिताजी मुझे साथ लेकर मुर्गी ढूंढने बाहर चले गए।
तभी मुझे एहसास हुआ कि काली बकरी मुझे घूर रही है। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा, हमारी नजरें टकरा गईं। उसके मुंह पर अभी भी मुर्गी का खून लगा हुआ था। मैं इतना डर गया कि तुरंत लोहे की छड़ी उठा ली। बाहर मत निकलना, अगर फिर से मुर्गी खाने की कोशिश की तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। सच तो यह था कि मैं काली बकरी से डर रहा था, लेकिन पिताजी से उससे भी ज्यादा डरता था। काली बकरी मुझे अजीब नजरों से घूर रही थी। उसका मुंह हल्का हल्का हिल रहा था, पता नहीं वो क्या चबा रही थी। मैं डंडा जमीन पर मारते हुए उसकी ओर बढ़ा। सीधी रहना, वरना मैं रहम नहीं करूंगा। लेकिन मेरी आवाज कमजोर पड़ रही थी। काली बकरी के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। उसकी आंखें और भी अजीब होती जा रही थीं, जैसे उनमें किसी मरे हुए इंसान की आत्मा बस गई हो। मेरी पीठ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाहर आंगन के दरवाजे पर आवाज आई। एक छोटी गाड़ी आकर रुकी थी। मेरे चाचा गाड़ी से उतरे और एक गर्भवती महिला को साथ लेकर आए। जब वे दोनों अंदर आए, मैंने देखा कि काली बकरी की नजर उस औरत के पेट पर टिकी हुई थी, जैसे वो कोई साजिश सोच रही हो। अरे छोटे पानी भैंसे, ये तुम्हारी चाची हैं। मैं शहर से बहू को लेकर आया हूं। तुम्हारी दादी कहाँ है? वो मुर्गी ढूंढने बाहर गई हैं। यह है छोटा पानी भैंसा। कितना अच्छा बच्चा है। शुए, तुम पहले कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए बूढ़ी मुर्गी पकाता हूं। पहाड़ों में पली हुई बूढ़ी मुर्गी शहर की मुर्गी से बेहतर होती है। तुम जाओ आगे, मेरी चिंता मत करो। मैं अस्पताल में घूम रहा हूं, ये मेरा पहाड़ों में पहला मौका है। मैंने पहले कभी ये चीजें नहीं देखी। ठीक है, तो अपने पेट का ध्यान रखना। मेरे चाचा ने ये कहने के बाद बूढ़ी मुर्गी पकड़ने चले गए। तभी भेड़शाला में काली बकरी अचानक जोर से चिल्लाई। मेरी चाची उसका ध्यान खींच लिया। ये मेरा पहली बार था काली बकरी देखने का। वो सच में बहुत बड़ी थी। काली बकरी धीरे धीरे बाड़ के पास आई। उसका मुंह लगातार हिल रहा था। चाची, काली बकरी से दूर रहो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये घर की मुर्गी खा जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, ये काली बकरी तो काफी शांत लग रही है। फिर मेरी चाची ने जमीन से हरी घास उठाई और काली बकरी को खिलाई। काली बकरी खड़ी हो गई। उसके दोनों खोर बाड़ पर थे। उसकी जीभ बहुत लंबी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर मेरी चाची का हाथ चाट रही हो। धीरे खाओ, और भी है। मेरी चाची ने फिर जमीन से हरी घास उठाई और बकरी को खिलाई। काली बकरी ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई। उसकी जीभ सीधे मेरी चाची के चेहरे को छू गई। काली बकरी की आंखों में अजीब सा उत्साह था। मेरी चाची थोड़ी घृणा महसूस कर रही थी। भेड़ियों को मत खिलाओ। मेरी चाची ने अपना चेहरा साफ किया। फिर वो घर की तरफ मुड़ गई। काली बकरी सीधा मेरी चाची को घूर रही थी। वो भेड़शाला में आगे पीछे घूम रही थी, जैसे वो बाहर कूदकर मेरी चाची के पीछे भागना चाहती हो। ये पहली बार था जब मैंने बकरी के चेहरे पर ऐसा भाव देखा। मैंने शियाओ लियू के चेहरे का भाव देखा। जब अंधेरा हो गया, मेरे चाचा ने खाना तैयार किया और मेज पर ले आए। मेरे चाचा भी वापस आ गए। ये वही बहू शुए है जिसका जिक्र मैंने तुम्हें चिट्ठी में किया था। उसे 7 महीने की गर्भावस्था है। अब वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। मेरी चाची मुस्कुराकर बोली, पिताजी, माताजी, मैं आपके साथ वापस आ गई हूँ। ठीक है, वापस आना अच्छा है। मेरे चाचा ने मेज पर रखी मुर्गी को देखा और खुश होकर कहा, ये तो मामूली चीज है। घर से एक मुर्गी अभी गायब हो गई थी, उसने दूसरी मुर्गी को मार डाला। घर में मुर्गियों की संख्या इतनी नहीं है कि तुम यूं ही नुकसान करो। पिताजी, ये मुर्गी शुए की सेहत के लिए है। उसके पेट में जो है वो आपका पोता है। मैं कल सुबह शहर जाऊंगा और आपके लिए कुछ सुअर खरीद लाऊंगा। हमारे पिता गरीबी से डरते हैं, आप उनकी तरह मत बनिए। मेरी चाची मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। बैठिए, बैठकर खाना खाइए। क्या निकम्मापन है, पेट में इतना कीमती बच्चा है। पिताजी, शुए को नाराज मत कीजिए, हम अपने ही घर का खाना बेकार नहीं खाते। मैं तो कल एक भेड़ भी काटना चाहता हूँ। पूरी भुनी हुई भेड़ बनाएंगे, गांव के सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे, सब मिलकर खुशियां मनाएंगे ताकि शुए सब लोगों को पहचान ले। लेकिन अभी कोई त्योहार तो नहीं है, भेड़ क्यों काटनी? मुझे लगता है तुम दिन ब दिन ज्यादा अजीब होते जा रहे हो। क्या बात है? जितनी जल्दी हो सके शहर वापस चले जाओ, मुझे तुम परेशान करने लगे हो। मेरे चाचा ने फिर भी मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी भेड़ नहीं काटूंगा। मैं कल शहर जाकर भेड़ का मांस खरीद लाऊंगा। मैंने भी मना किया। मैंने कुछ नहीं कहा। रात का खाना खाने के बाद मेरे चाचा और मेरी चाची पश्चिम वाले कमरे में चले गए। रात में मुझे पेशाब लगी। मैं आंगन में गया। मैंने देखा कि काली भेड़ पश्चिम वाले कमरे की खिड़की की चौखट पर लेटी हुई थी। वो पश्चिम वाले कमरे की तरफ घूर रही थी। मैंने देखा कि काली भेड़ अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मैं पूर्व वाले कमरे में जाकर अपने पिता को जगाना चाहता था ताकि वो काली भेड़ का अजीब रूप देख सकें। लेकिन मैं पूर्व वाले कमरे तक पहुंच भी नहीं पाया था कि काली भेड़ मुड़ी और मुझे घूरने लगी। मैं डर गया। मैं भागकर पूर्व वाले कमरे में घुस गया। पिताजी, काली भेड़ बाहर आ गई है, वो लगातार चाची को घूर रही है। क्या क्या भेड़ तो बाड़े में नहीं है? जब मैं पिताजी के साथ बाहर निकला तो मैंने देखा कि काली भेड़ तो भेड़शाला में ही लेटी हुई थी। अरे बदमाश, क्या फिर से झूठ बोल रहे हो? अभी मारूंगा तुम्हें। पिताजी मुझे मारने ही वाले थे। मैं घबराकर पलटा और छिप गया। तभी मैंने जमीन पर भेड़ के ताज़ा पैरों के निशान देखे। पिताजी, देखिए, जमीन पर भेड़ के पैरों के निशान हैं। लेकिन क्या तुमने सोने से पहले आंगन साफ नहीं किया था? पिताजी ने अपनी आंखें मलकर ध्यान से जमीन की ओर देखा। सचमुच वहां भेड़ के पैरों के निशान थे। फिर पिताजी ने पश्चिम वाले कमरे का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मेरे चाचा को बाहर बुलाया। पिताजी, इतनी रात को क्या हुआ? भेड़ को अच्छे से बांधो। ये कहकर पिताजी गोदाम से एक लोहे की जंजीर निकाल लाए। पिताजी, इतनी मोटी लोहे की जंजीर किस भेड़ को बांधना है? काली भेड़ को बांधो। फिर मेरे पिता ने भेड़शाला का दरवाजा खोला। वो काली भेड़ की तरफ बढ़े। उन्होंने लोहे की जंजीर काली भेड़ के खुर में बांध दी। काली भेड़ ने अचानक मेरे पिता को लात मार दी। वो सीधा उनके पेट पर लगी। पिता जमीन पर गिर पड़े और पसीने से भीग गए। अगर मेरे चाचा वहां न होते तो डर था कि काली भेड़ उन्हें बुरी तरह घायल कर देती। पिता का चेहरा पीला पड़ गया था। वो गुस्से में बोले, हरामखोर,
एक दिन तुझे मार ही डालूंगा। पिताजी, चलिए शहर के अस्पताल चलते हैं। अगर नहीं गए तो पैसे का क्या करेंगे? तुम्हारे पिता एक रात में ठीक हो जाएंगे। ये कहकर पिता वापस पूर्व वाले कमरे में चले गए। मेरे चाचा ने बेबस होकर आह भरी और वो भी पश्चिम वाले कमरे में लौट गए। काली भेड़ लोहे की जंजीर से बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो लगातार पूर्व वाले कमरे की तरफ देख रही थी, जैसे देख रही हो कि क्या मैं उसकी लात से मर गया या नहीं। अगली सुबह मैंने काली भेड़ को भेड़शाला से बाहर निकाला। मैंने उसे जोर से चाबुक से खींचा। बदमाश, लोगों को लात मारने की हिम्मत करता है, आज तुझे सबक सिखाऊंगा। काली भेड़ को बुरी तरह पीटा गया, लेकिन उसे जैसे दर्द का एहसास ही नहीं था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो वहीं खड़ी रही। तभी मेरी चाची पश्चिम वाले कमरे से बाहर आईं। काली भेड़ का चेहरा बदल गया। वो लगातार मेरी चाची को घूरने लगी। पिताजी, चलिए शहर चलते हैं। मैं भेड़ खरीदने जा रहा हूं और आपका भी चेकअप करवा लेंगे। मैं ठीक हूं, मैं नहीं जाऊंगा। चलिए भी, भेड़ के लिए पैसे भी ले लीजिए। चाचा से बात खत्म करके मैंने पिता को गाड़ी में बिठा दिया। मिंगजी, अपनी माँ को भी साथ ले जाओ, दोनों का साथ में चेकअप करा लेते हैं। जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। माँ, बस मेरे साथ चलिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। हाँ माँ, चलिए साथ में जांच करवा लेते हैं। घर पर शाओशुए और शाओशुई न्यू हैं। ठीक है शाओशुई न्यू, घर पर अपनी चाची का ध्यान रखना। हांडी में खाना रखा है, भूख लगे तो गर्म कर लेना, अपनी चाची के साथ खाना। ठीक है। चाचा और बाकी लोग चले गए तो आंगन में सिर्फ मैं और मेरी चाची रह गए। चाची, आप कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। कोई बात नहीं, मैं आंगन में धूप सेक रही हूँ। मेरी चाची बेंच पर बैठकर धूप ले रही थीं। अचानक काली बकरी जोर से मिमियाई। मेरी चाची डर गईं। मैं दौड़कर भेड़शाला में गया और चारों तरफ देखा। मैंने देखा कि पानी की टंकी खाली थी। सुबह ही तो पानी भरा था, इतनी जल्दी पानी कैसे खत्म हो गया? मैं उलझन में ही था कि तभी एक बूढ़ी औरत आंगन में आ गई। उसकी कमर झुकी हुई थी, वो लकड़ी की तरह दुबली पतली थी। चाची ने पूछा, आप किसे ढूंढ रही हैं? बूढ़ी औरत ने मेरी चाची के पेट की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटी, मैं रास्ते से गुजर रही थी, मुझे एक कटोरा पानी चाहिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं पानी लाती हूँ। मेरी चाची ने बूढ़ी औरत को एक कटोरा पानी दिया। बूढ़ी औरत ने पानी पिया, फिर धीमी आवाज में बोली, बेटी, तुम्हारे पेट में बच्चा मर चुका है। मेरी चाची कुछ सेकंड के लिए ठिठक गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी अस्पताल में जांच करवाई है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। वैसे मुझे ये राज नहीं बताना चाहिए था, लेकिन तुम दयालु हो, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें सच बताती हूँ। तुम्हारे पेट में बच्चा अभी जिंदा है, लेकिन उसे तुरंत जन्म लेना होगा। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, यहां से चली जाओ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसका चेहरा धीरे धीरे और भी डरावना होता गया। वो किसी बूढ़ी बकरी जैसा लगने लगी। वो तेजी से मेरी चाची की ओर बढ़ी। उसने जोर से मेरी चाची के पेट पर वार किया। मेरी चाची दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। चाची, आप ठीक है? चाची ने कमजोर आवाज में कहा। शिहोश्वेनियो, जाकर किसी को बुलाओ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसने पलक झपकाई और हवा में गायब हो गई। मुझे सोचने का समय नहीं मिला। मैं घबराकर बाहर भागा। जाते समय मैंने काली बकरी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान देखी, जैसे ये सब उसी ने किया हो। मैं तुरंत गांव की दाई को बुलाने गया। गांव वाले तमाशा देखने आ गए। मेरी चाची को बहुत कठिन प्रसव पीड़ा हो रही थी। खून के थक्के बन गए थे। वो बच्चा जन्म नहीं दे पा रही थी। उनकी हालत बेहद गंभीर लग रही थी। दाई ने मुझसे कहा कि उन्हें संभालो। शियाफू, तुम ये बच्चा नहीं रख सकती, ये तुम्हारी जान ले सकता है। हे भगवान, मुझे बचा लो, इस बच्चे को बाहर निकालो। दाई ने पुरुषों को बाहर भेज दिया। गांव का मुखिया दरवाजे पर पसीना पोंछ रहा था। थोड़ी ही देर में घर के अंदर से एक तीखी चीख सुनाई दी। कुछ बूढ़ी औरतें, हाथों पर खून लगा हुआ कुछ बूढ़ी औरतें घर से बाहर भागी। उनके चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। गांव के मुखिया ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ उसे? दाई की आवाज कांप रही थी। जन्म हुआ है, एक अजीब जीव पैदा हुआ है, बकरी का सिर और इंसान का शरीर। आंगन में खड़े सभी लोग सन्न रह गए। क्या तुमने ठीक से देखा? मैंने साफ देखा। उसका सिर बकरी जैसा है, उस पर बकरी जैसे बाल भी हैं। बच्चे को बाहर लाओ, मैं देखता हूं। मैं हिम्मत नहीं कर पा रही। गांव के मुखिया ने दाई की तरफ देखा। वो गुस्से में बोले, कोई इंसान बकरी को कैसे जन्म दे सकता है? तुमने जरूर गलत देखा होगा। जल्दी बच्चे को बाहर लाओ, मैं बूढ़ा आदमी हूं, बहू के कमरे में नहीं जा सकता। दाई सिर झुकाकर अंदर गई। थोड़ी देर बाद वो बच्चे को लेकर बाहर आई। बच्चे की आंखें ढकी हुई थीं। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दाई ने बच्चा मुखिया को दे दिया। मुखिया ने एक नज़र देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, तुम लोग भी ना, ये तो एक सामान्य बच्चा है, बस चेहरे पर थोड़ा ज्यादा बाल हैं। बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, बहू कैसी है? बहुत कमजोर है। मैं कुछ अंडे उबालकर और बाजरे की खिचड़ी बनाकर देती हूँ। मैं बच्चे को पहले घर ले जाता हूँ, हुई छिन मदद कर देगी। दाई ने सिर हिलाया और धीमे से कहा, मुखिया जी, ये सच में अजीब बच्चा है। ऐसा भी हो सकता है, तुमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा होगा। बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, इसलिए शरीर पर ज्यादा बाल हैं। कुछ महीनों में सब ठीक हो जाएगा।
ये सब गांव के मुखिया ने कहा। फिर वो बच्चे को लेकर चला गया। वो बहुत जल्दी में था, कई बार तो वो लगभग गिर ही पड़ा, जैसे उसके पैर कांप रहे हों। मुखिया के जाने के बाद आंगन में खड़े सारे लोग भी चले गए। फिर दाई ने कुछ अंडे उबाले और एक कटोरा बाजरे की खिचड़ी बनाई। उसने मुझे थमाते हुए कहा, श्याओ शुई न्यू, मैं अब घर जा रही हूँ। ये अंडे और खिचड़ी अपनी छोटी चाची को दे देना, उनका ध्यान रखना, उन्हें ठंड न लगने पाए, मिट्टी का चूल्हा गर्म रखना। ठीक है। दाई के जाने के बाद मैं खिचड़ी लेकर पूर्व वाले कमरे में गया। मेरी चाची का चेहरा पीला था, वो कमजोर हालत में बिस्तर पर लेटी थी। बच्चा कहाँ है? क्या बच्चा जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है। मुखिया उसे दूध पिलाने के लिए ले गए हैं, थोड़ी देर में वापस ले आएंगे। मेरी बात सुनो। मेरी चाची ने हल्की सांस ली। जिंदा है तो ठीक है। दोपहर तक इंतजार किया, तभी मेरे चाचा भी वापस आ गए। उन्होंने देखा कि चाची बहुत कमजोर है। वो बहुत दुखी हो गए। चाची बोली, एक बूढ़ी औरत आंगन में आई थी, उसने पानी मांगा था, अगर वो ना आती तो मेरा समय से पहले प्रसव नहीं होता। लिंजी, बच्चे को वापस लेकर आओ। वो बूढ़ी औरत कहाँ से आई थी? मुझे नहीं पता। उसने कहा वो रास्ते से गुजर रही थी और पानी चाहती थी। चाचा ने मेज पर पड़े अंडों के छिलके देखे। वो कुछ कहना चाहते थे पर चुप रह गए। ठीक है, बच्चा होना कोई छोटी बात नहीं है। जेन जाओ छिंग, 4 अंडे खा लो, चाचा की बात मान लो। चाची चिंतित थी। मेरे लिए बच्चे को जन्म देना आसान नहीं था। मैं तो लगभग मर ही गई थी। तुम कहते हो कुछ अंडे खा लो और सब ठीक हो जाएगा? क्या तुम्हारे पास जरा भी दिल है? मेरे चाचा गुस्से में चिल्लाए, यहां से निकल जाओ, जल्दी शहर वापस जाओ, मुझे तुम्हारे पोते से कोई मतलब नहीं। तभी आंगन के दरवाजे पर आहट हुई। गांव का मुखिया अंदर आया। बूढ़े, तुम बाहर आकर मुखिया से बात करो, शियाओ शुए को परेशान मत करो। मैं भी चुपचाप बाहर चला गया। मेरा मन भी ठीक नहीं था। मुखिया जी, लिंजी की पत्नी ने जो बच्चा जन्म दिया है। क्विजी, मैं तुम्हें सच बताता हूं, लेकिन ज्यादा उत्तेजित मत होना। क्या बात है? लिंजी की पत्नी ने एक अजीब प्राणी को जन्म दिया है, इंसान का शरीर पर शक्ल अलग सी। उसने मुझसे कहा कि उसे पहाड़ के पीछे छोड़ाऊं। मैंने अभी इस बात को दबा दिया है। कुछ दिनों में तुम लिंजी को कहो कि अपनी पत्नी को लेकर शहर वापस चला जाए। मेरे पिता कुछ पल चुप रहे। यह असंभव है। लिंजी की पत्नी ऐसा कैसे जन्म दे सकती है? सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यह अशुभ बात है। अगर विश्वास नहीं है तो पहाड़ के पीछे जाकर देख लो। पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनका चेहरा बिगड़ गया। ये क्या बकवास है? शांत रहो, आगे भी बच्चे होंगे, मैं चलता हूं। ये कहकर मुखिया चला गया। पिता गुस्से में कमरे में लौटे। उन्होंने झुंझलाकर पूछा, तुम्हारे पेट में आखिर क्या था? वो बच्चा क्या था? लोग कह रहे हैं तुमने कोई अजीब सा प्राणी जन्म दिया है। ये सच में एक श्राप है। नामुमकिन। मेरे पेट में पल रहा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, शाओशुए के पेट का बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। डॉक्टर ने कहा था कि वो लड़का है। वो इंसान के शरीर वाला राक्षस कैसे हो सकता है? गांव के मुखिया की बात भी झूठी हो सकती है। तुमने अपने पूर्वजों को शर्मिंदा कर दिया है। बाहर निकलो, अभी के अभी निकल जाओ। बूढ़े आदमी, शाओशुए ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। वो हवा नहीं लगने दे सकती, वो बीमार पड़ जाएगी। तुम जल्दी से पश्चिम वाले कमरे में जाओ। कौन सा बच्चा? उसने एक इंसान के शरीर वाले राक्षस को जन्म दिया है। मेरी चाची बहुत दुख से रो रही थी। मेरा बच्चा यहाँ लाओ, मैं अपनी आंखों से अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। मैंने भी ठंडे स्वर में कहा, मैंने ये बात अच्छे तरीके से नहीं कही, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पिताजी, आप बेकार की बातें कर रहे हैं। शाओशुए मेरी बहू है, उसे और मजबूर मत कीजिए। उसने इंसान के शरीर वाले राक्षस को जन्म दिया है। क्या तुम अब भी ऐसी औरत को रखना चाहते हो? मेरी बात सुनो, इस औरत को बेच दो, बेच दो। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। बस अब चुप हो जाओ। मैं शाओशुए को कल सुबह होते ही शहर वापस ले जाऊंगा। तुम निकम्मे हो। दादाजी ने ये कहकर पश्चिम वाले कमरे में चले गए। मैं पूर्व वाले कमरे में चाची का ध्यान रख रहा था। पश्चिम वाले कमरे की लाइट बहुत मंद थी। दादाजी मिट्टी के फर्श पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा मरे हुए इंसान की तरह पीला पड़ गया था। मुझे नहीं पता क्यों दादाजी का चेहरा धीरे धीरे बकरी जैसा दिखने लगा। शायद उन्हें महसूस हो गया कि मैं उन्हें देख रहा हूं। उन्होंने पलटकर मेरी ओर देखा। उनकी दोनों आंखें सच में आड़ी क्षैतिज थीं। मैं डर गया। मैं सीधे जमीन पर गिर पड़ा। दादाजी ने 2 बार खांसी की। शाओशुई न्यू, तुम्हें क्या हुआ? मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने दादाजी की तरफ देखा। उनकी आंखें फिर से सामान्य हो गई थीं। दादाजी, अभी आपकी आंखें आड़ी थीं, बिल्कुल हमारी बकरी की आंखों जैसी। बकवास मत करो, जल्दी जाकर सो जाओ। देर रात मुझे ट्रेन जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोली। मैंने देखा कि काली बकरी ने लोहे की जंजीर तोड़ दी है। वो बाड़े से कूदकर बाहर आ गई और पूर्व वाले कमरे की खिड़की पर चढ़ गई। वो मेरी चाची को घूर रही थी। मैंने तुरंत दादाजी को जगा दिया। दादाजी, काली बकरी को देखिए। दादाजी ने काली बकरी को ध्यान से देखा। उनका चेहरा डरावना हो गया। ये काली बकरी अशुभ है, इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, दादाजी ने ये कहा। वो मिट्टी के फर्श से उठे। उन्होंने एक डंडा उठाया और पश्चिम वाले कमरे से बाहर गए। दादाजी ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे गाली दी। हरामजादे, तुमने मुझे बचाया था, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। काली बकरी ने सिर घुमाकर दादाजी की ओर देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। दादाजी डंडा लेकर उसकी ओर दौड़े। काली बकरी अचानक उछलकर खड़ी हो गई। उसने अपने पैरों से दादाजी की गर्दन पर जोर से वार किया। दादाजी की गर्दन से खून बहने लगा। काली बकरी जोर जोर से सांस ले रही थी। उसने दादाजी की गर्दन पर जोर से पैर रखा। एक बूंद टपकी। फिर दादाजी का शरीर कुछ बार झटका खाकर हिला। उसके बाद कोई हरकत नहीं हुई। जब मेरे चाचा बाहर आए तब तक काली बकरी भाग चुकी थी। 3 दिन बाद वो दिन था जब दादाजी बीमार पड़े। अचानक एक बूढ़ा भिखारी आंगन में आ गया। उसकी हड्डियां लकड़ी की तरह पतली थीं। उसके पास एक पहाड़ी बकरी का बर्तन भी था। मेरे चाचा ने उस बूढ़े भिखारी को पैसे दिए और उसे वहां से भगा दिया। लेकिन वो बूढ़ा भिखारी गया नहीं। वो अब भी दादाजी के ताबूत को पकड़े खड़ा था। भाई, मैं बहुत देर से आया, मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाया। आंगन में मौजूद सभी लोग हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे। चाचा, आप कौन हैं? जब मैं छोटा था मैं लगभग भूख से मर गया था। तुम्हारे पिता ने मुझे आधा खाना दिया था। मैं उसका बदला चुकाने आया हूं। यह कहने के बाद बूढ़े भिखारी ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला। इस ताबीज को ताबूत पर रख दो, यह तुम्हारे पिता को शांति देगा और आशीर्वाद देगा। इसके बाद बूढ़े भिखारी ने ताबीज ताबूत पर रख दिया। मेरे चाचा ने जल्दी से उसे हटाने की कोशिश की। ताबूत पर कोई चीज नहीं रखी जाती। बूढ़े भिखारी का चेहरा तुरंत बदल गया। एहसान फरामोश मत बनो, इसकी जरूरत नहीं है, रस्ते से हट जाओ। बूढ़ा भिखारी बिल्कुल खुश नहीं था। उसने मेरे चाचा को गुस्से से देखा, लेकिन आंगन में बहुत लोग थे। वो कोई गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं कर पाया।
उसे ताबीज लेकर वापस जाना पड़ा। दादाजी के दफन होने के बाद मेरी चाची ने ऊंची आवाज में कहा, मिंगजी, चलो यहां से, मैं इस जगह पर एक दिन भी नहीं रहना चाहती। मेरे चाचा ने सिर हिलाया। यान, मैं शुए को वापस ले जाऊंगा। शुए अभी बहुत छोटी है, उसका शरीर बहुत कमजोर है, उसे हवा नहीं लगनी चाहिए। कुछ दिन बाद चलेंगे। माँ, मैं सच में इस जगह पर नहीं रह सकती। मुझे हर रात काली भेड़ का सपना आता है। वो कहती है कि वो शादी करना चाहती है। मैं कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। मेरी आंखों में घबराहट थी। जाओ, रास्ते में सावधान रहना। फिर मेरे चाचा मेरी चाची को लेकर चले गए, लेकिन उन्हें गए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि आंटी चेन घबराकर मेरे घर दौड़ती हुई आईं। उन्होंने घबराते हुए कहा, मिंगजी की माँ, बुरी खबर है, मिंगजी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मेरी चाची लगभग बेहोश हो गईं। उन्होंने अपने आंसू रोके और दरवाजे की ओर चलीं। उन्होंने देखा कि मेरे चाचा की गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी। मेरे चाचा की गर्दन टूट गई थी, खून की एक बूंद दिखाई दे रही थी। मेरी चाची भी मर चुकी थीं। उनके चेहरे पर भयानक डर था, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बहुत डरावना देखा हो। गांव वालों ने मेरी चाची को हिम्मत रखने को कहा। रात हो गई। आंगन में सिर्फ मैं और मेरी चाची बचे थे। मेरी चाची सदमे में थीं। उन्होंने पूरे दिन एक शब्द भी नहीं कहा। मैं उनसे बात करने ही वाला था, तभी आंगन के दरवाजे पर आवाज आई। काली भेड़ आंगन में आ गई थी। उसका सिर हिल रहा था, उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। मैं डर गया। मैं भागकर अपनी चाची के पास गया। मेरी चाची मुड़ी और काली भेड़ को देखा। वो स्तब्ध रह गई और बोली, तुम हो? तुमने मेरे परिवार को मार डाला। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगी। मेरी चाची ने गोदाम से एक रसोई का चाकू निकाला और काली भेड़ की ओर दौड़ी। काली भेड़ बिल्कुल नहीं डरी। उसने मेरी चाची के पेट पर जोर से टक्कर मारी। मेरी चाची गिर पड़ी। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजी, जिंदा रहने की कोशिश मत करो, नर्क में जाओ। मैं डर से कांपने लगा। मैं रेंगता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। काली भेड़ तुरंत मेरे पीछे आ गई। जब मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, तभी अचानक व्यापारियों का एक समूह वहां आ गया। उन्होंने काली भेड़ को पकड़ लिया और उसे गाड़ी पर फेंक दिया। ये काली भेड़ अशुभ है, इसी ने मेरे परिवार को मारा है, इसे जल्दी मार दो। लेकिन व्यापारियों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। वे हंसे और काली भेड़ को साथ ले गए। आधे महीने बाद मैंने गांव वालों से सुना, गांव के सभी व्यापारी मर चुके थे।